वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस एक्समार्टी एजुकेशन बाय रजत सर। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया उसका मैं आप लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लास 11th के एक चैप्टर गैसीय अवस्था में ही विसरण गति से संबंधित कुछ जानकारियां दूंगा और उस पर आधारित तमाम कैलकुलेशंस को करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र भी बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप किसी भी गैस की विसरण दर का पता लगा सकते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं विसरण क्या होता है। आप लोगों ने अक्सर ही सुना होगा कि विसरण क्या होता है, कि गैसें विसरित होती हैं, गैसें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं, गैस के अणु पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, इसलिए उसमें विसरण का भी एक गुण होता है। और किसी भी गैस का स्वतः ही वायुमंडल में फैल जाना ही विसरण कहलाता है। और आपको विसरण के बारे में और एक बात बता दें कि जिस गैस का अणुभार जितना ही कम होता है उसकी विसरण दर उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि रेट जो होती है विसरण की वह अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें आपको तमाम कैलकुलेशन करने के लिए कुछ जैसे प्रश्न आ गए कि इस गैस की विसरण गतियों का अनुपात ये है और आपको उस पर गणना करके बताना होगा कि इस गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए, इस गैस का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो उससे संबंधित विसरण दर में तमाम सूत्र है। जैसे कि एक सूत्र मैंने आपके सामने ही लिखा है कि जो विसरण दर होता है, विसरण दर आर ये किसी भी गैस के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इस आधार पर अगर हम एक व्यंजक बनाएं इन्हीं दो गैसों के लिए तो आएगा, अगर मानते हैं कि माना पहली गैस की विसरण दर R1 तथा दूसरी गैस की विसरण दर R2 है, तो दो गैसों के लिए R1 बटे R2 बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट m2 अपान m1। ये आपको व्यंजक जब कोई दो गैसें ऐसी पता हो जिनके अणुभार आपको ज्ञात हो, किसी एक गैस का अणुभार इतना है और किसी दूसरी गैस का अणुभार इतना है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके उनकी विसरण गतियों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि कौन सी गैस कितने समय में विसरित होगी, कौन सी गैस का कितना आयतन कितने समय में विसरित होगा। इसका भी कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला होता है V1 अपान T1 मल्टीपल T2 अपान V2 इज इक्वल टू R1 बटे R2। ये हमारा दूसरा समीकरण है, जिसकी सहायता से अगर गैसों का आयतन दिया हो और उनके विसरित होने का समय दिया हो तो भी हम इन गैसों के विसरण दरों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार घनत्वों में भी संबंध होता है, गैसों के घनत्वों में भी निम्नलिखित संबंध होता है। ये हमारा पहला व्यंजक है, ये हमारा दूसरा व्यंजक है और ये हमारा तीसरा व्यंजक अब मैं लिखने जा रहा हूं, वो है R1 अपान R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 अपान D1। इनमें से ये तीनों सूत्र अगर हम चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि गैसों की जो विसरण दरों का अनुपात होता है वह R1 बटे R2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 अपान m1 इज इक्वल टू V1 अपान T1 मल्टीपल T2 अपान V2 इज इक्वल टू
√d2/d1 होता है। अब बच्चों आपको ध्यान देना है कि आपके सवाल में पूछे गए कंटेंट के अनुसार आप यहां पर क्या ले सकते हैं। अगर हमको गैसों के नाम पता है तो पिछले वीडियो में मैंने अणुभार बताना सिखाया था, उसके आधार पे आप अणुभार ज्ञात कर सकते हैं और अणुभार की सहायता से आप गैसों की विसरण गतियों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त अगर आपको गैसों का आयतन दिया हो और उनके विसरित होने का समय दिया हो तो भी आप उनकी विसरण गतियों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। और यदि किन्हीं दो गैसों के घनत्व दिए हो तो उन घनत्वों के आधार पर भी आप इन गैसों के विसरण गतियों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी गैस की विसरण दर का अनुमान हम इन 3 सूत्रों की सहायता से, हमारा पहला सूत्र ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, आप लोग इनकी सहायता से कैलकुलेशन को कर सकते हैं।